आज हम एमपी मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का 2018 का 24 फ़रवरी 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखते हैं। आइए प्रीवियस से सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक के संबंध में सत्य है। इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि 0 के साथ किसी भी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। सेकंड ऑप्शन है, किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्व के साथ गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। थर्ड ऑप्शन है, प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम है। और फोर्थ ऑप्शन है कि 0 को छोड़कर किसी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित करने पर हमें -1 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हमें तत्समक पता होने चाहिए, पूर्णांक पता होने चाहिए, पूर्ण संख्या पता होनी चाहिए और योगात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या होता है इसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। तो थोड़ा सा पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को सोल्व करें। सबसे पहले पूर्णांक। पूर्णांक में आते हैं सारे नेगेटिव्स और सारे पॉजिटिव्स इंक्लूडिंग 0। सारे नेगेटिव डिजिट्स आ जाएंगे, सारे पॉजिटिव डिजिट्स आ जाएंगे। इन्फिनिटी माइनस नेगेटिव इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के चलता है और इसमें 0 भी इंक्लूड होता है। ये पूर्णांक होते हैं। अब तत्समक के बारे में देख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन में तत्समक का यूज़ किया गया है, वो भी गुणात्मक तत्समक। तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? गुणात्मक तत्समक होता है 1, यानी उसकी इमेज हमें प्राप्त होगी। जैसे 2 × 1 करेंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा, यानी 1 इसका गुणात्मक तत्समक है। नेक्स्ट पे योज्य प्रतिलोम का यूज़ किया गया है। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? योज्य प्रतिलोम जैसे कंसिडर करो 2 है तो उसकी ही नेगेटिव इमेज से हम अगर उसकी इंटरेक्शन करवाएं तो हमें 0 मिल जाता है। तो योज्य प्रतिलोम में ये 0 इसका प्रतिलोम, -2 इसका प्रतिलोम है और हमें आइडेंटिटी 0 मिलनी चाहिए। आइडेंटिटी गुणन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है और योज्य के लिए आइडेंटिटी यानी तत्समक गुणन के लिए 1 होती है, योज्य के लिए 0 होती है। मतलब उसके अपोजिट साइन से अगर हम उसको माइनस प्लस जो भी करते हैं तो हमें 0 उसकी आइडेंटिटी मिल जाए तो वही उसका योज्य प्रतिलोम बन जाता है। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं कि उसके ऑप्शन में क्या क्या कह रखा है। कि किसी पूर्णांक को 0 के साथ गुणा करने पर हमें 0 प्राप्त होता है। तो ये सत्य नहीं है, क्योंकि अगर हम 1 को 0 के साथ गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। पर यहाँ कह रखा है किसी पूर्णांक को गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है, तो 1 नहीं प्राप्त होता। किसी पूर्णांक को अगर हम 0 से गुणा करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। सेकंड है स्टेटमेंट, किसी भी पूर्णांक को उसके गुणात्मक तत्समक के साथ गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। कोई भी पूर्णांक है, जैसे कंसिडर करो 2 है। अब इससे गुणात्मक तत्समक अभी हम देख के आ चुके हैं कि गुणात्मक तत्समक के लिए 1 होता है, योज्य तत्समक के लिए 0 होता है। तो गुणात्मक तत्समक से गुणा कर रहे हैं, हम इसको 1 से गुणा कर रहे हैं, तो ये यूँ कहना जाता है कि हमें 1 प्राप्त होना चाहिए, पर हमें 2 प्राप्त होता है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम है। जबकि अभी जस्ट हमने योज्य प्रतिलोम में देखा कि 2 - 2 करेंगे तो 0 इसकी आइडेंटिटी जो योज्य तत्समक जो इसकी आइडेंटिटी है हमें मिल जाती है। तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो रहा है? -2, यानी उसका ही अपोजिट साइन। जैसे 2 का -2, 3 का -3, 4 का -4। तो उसकी जो अपोजिट उसका जो नेगेटिव नंबर है, उसकी सेल्फ इमेज का जो नेगेटिव नंबर है वही उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। तो प्रत्येक पूर्णांक के लिए 0 एक योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता, वो उसका एक योगात्मक तत्समक होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। नेक्स्ट है, 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को उसके योगात्मक प्रतिलोम से विभाजित कर दें तो हमें -1 प्राप्त होगा। तो ये बिल्कुल सही बात है। अभी देखते हैं कि ये जो 2 है, ये एक डिजिट है और इसका योगात्मक प्रतिलोम जो है वो -2 है। अगर हम 2 को -2 से डिवाइड करें तो हमें डेफिनेटली -1 मिलेगा।
तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि 0 को छोड़कर किसी भी पूर्णांक को, चाहे वो 1 हो, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक हम जो भी डिजिट लें और इधर भी नेगेटिव में कोई भी डिजिट लें तो उसके अपोजिट साइन ही, यानी उसका नेगेटिव या पॉजिटिव के लिए नेगेटिव, नेगेटिव के लिए पॉजिटिव, वही उसका योज्य प्रतिलोम होता है। अगर उससे हम डिवाइड करें तो डेफिनेटली -1 हमें प्राप्त होगा। तो ये फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट देखते हैं। यदि 1368 रुपये की धनराशि को 24 लोगों के बीच वितरित करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलती है? तो देखिए, एक राशि है हमारे पास 1368, इसको कितने में डिवाइड करना है? 24 लोगों के बीच में डिवाइड करना है, तो 24 से डिवीज़न कर देंगे इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा 57। बहुत ईजी सा है। 12 से चाहे तो डिवाइड कर ले, 12 से, 12 कम 12, 12 कम 12, 12 चौक 48, 12 दूना 24, 2 5 10, 2 7 14, 57। नेक्स्ट, एक ग्राफ शीट है, एक आंकड़ा उसमें 12 वर्गों को पूरी तरह से भरता है। एक ग्राफ शीट है, इस तरीके से ग्राफ शीट ले लेते हैं। इसमें 12 वर्गों को तो पूरी तरह से भर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 वर्ग है तो कम्प्लीटली फिल हो गए। और 7 वर्गों को, यानी 12 वर्ग तो कम्प्लीटली फिल हो रहे हैं और जो 7 वर्ग हैं ये आधे भर रहे हैं। तो उसका जो कुल क्षेत्रफल होगा, तो ये 1 मीटर में हम इसकी, अगर इसकी कंसिडर करें भुजा, तो इसकी 1 हो जाएगी और इसकी आधा भर रहा है तो इसकी भुजा हम आधी ले लेते हैं। तो ये 12 प्लस 3, 12 प्लस 3.5 या 3 से 1/2, इस तरह से इसकी भुजा आ जाएगी। तो कुल एरिया इसका कितना आ जाएगा? 15, सही, 1/2, ये इसकी स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। क्योंकि 12 तो कम्प्लीटली फिल हो रहे हैं, पूरा वर्ग फिल हो रहा है, और जो 7 हैं वो आधे भर रहे हैं, तो उनका टोटल जो एरिया आ जाएगा उस तरीके से 15 1/2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 मीटर लंबा है और 3 मीटर चौड़ा है एक फर्श है, ठीक है, यानी 4 मीटर लंबा 3 मीटर चौड़ा, यानी लगभग 12 मीटर स्क्वायर का एक फर्श है, ठीक है। उसमें नीले, हरे, लाल रंग के वर्गाकार टाइल्सों से ढका हुआ है वो फर्श, ठीक है। फर्श का 1/4 भाग 10 सेंटीमीटर, देखिए आप ये सेंटीमीटर जो इनकी जो यूनिट्स होती हैं उस पर फोकस कीजिएगा, ये मीटर है या सेंटीमीटर है, या तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे या उस सेंटीमीटर को मीटर में या मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। फर्श का 1/4 भाग 10 सेंटीमीटर की भुजा वाले नीले टाइल्सों से ढका हुआ है। फर्श का अन्य 1/4 भाग 15 सेंटीमीटर की भुजा वाली, यहाँ पर हरे रंग है और यहाँ पर नीले रंगों की टाइल्स से ढका हुआ है। इसका भी 1/4 पार्ट है और इसका भी 1/4 पार्ट है, और पर इसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है, इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। शेष क्षेत्रफल जो है वो 20 सेंटीमीटर भुजा वाले लाल टाइलों से ढका हुआ है। तो उपयोग किए गए नीले और लाल टाइलों की संख्या में फाइंड करनी है। तो सबसे पहले फर्श का टोटल एरिया कितना है? फर्श का क्षेत्रफल, तो हमें इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 400 × 300 बराबर 1,20,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल एरिया हो गया। अब ये वर्गाकार, ये 3 तरह के कलर की वर्गाकार टाइलों से ढका हुआ है। तो फर्श का 1/4 पार्ट तो नीले रंगों की टाइलों से ढका हुआ है, तो पहले नीले रंग की टाइल देखते हैं। तो नीले रंग की टाइलों का जो क्षेत्रफल है, नीले रंग की टाइल का जो क्षेत्रफल है वो टोटल का 1/4 पार्ट है, यानी इस टोटल का 1/4 पार्ट है, यानी टोटल डिवाइड बाई 4, तो कितना आ जाएगा? 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये नीले रंग की टाइलों का हो गया। इसी तरह से हम हरे रंग का भी निकाल लेंगे, तो वो भी टोटल का 1/4 है, तो वो भी 30,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लाल रंग का भी निकाल लेंगे, तो लाल रंग का कितना है? वो शेष क्षेत्र देखिए 1/4 और 1/4, यानी 2/4 तो हमने यूज़ कर लिया। अब रिमेनिंग कितना बचा? 1/2। 1/4 तो हमने नीले से कवर कर लिया और 1/4 हमने हरे से कवर कर लिया। तो रिमेनिंग एरिया लाल टाइलों से ढका हुआ है, यानी 1/2 पार्ट लाल टाइलों से ढका हुआ है, तो वो टोटल का 1/2 पार्ट निकालेंगे, तो 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका भी एरिया आ गया। अब क्या कह रहा है कि इनकी भुजाएं, इसमें नीले टाइलों की जो भुजा है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर, यानी वर्गाकार टाइल्स हैं, तो नीली टाइल्स का जो एरिया है वो कितना कवर कर रहा है? 10 × 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से हरे का
कितना कवर कर रहा है, 15 × 15 यानी 225 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से लाल टाइल्स की भुजा कितनी है, 20 सेंटीमीटर, यानी कितना कवर कर रहा है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या पूछा है, उपयोग किए गए नीले और लाल टाइलों की संख्या हमें फाइंड करनी है। तो संख्या फाइंड करनी है तो नीली टाइल का क्षेत्रफल और नीले रंग की टाइल्स का जो टोटल क्षेत्रफल जो कि कवर किया हुआ है उसको हम देखेंगे, तो दोनों को से डिवाइड कर लेंगे तो उनकी संख्या हमें मिल जाएगी। तो नीली रंग की टाइल का जो टोटल क्षेत्रफल हमें गिवन था वो 30,000 इसको टोटल कवर कर रहा था, और एक्चुअल में नीली टाइल का क्षेत्रफल कितना है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह निकाल लेंगे, नीली टाइल की संख्या कितनी होगी, 30,000 बटे 100 बराबर 300, तो नीली टाइल की संख्या होगी। अब नेक्स्ट इसकी पूछी है लाल टाइल की संख्या। तो लाल टाइल की संख्या जो पूछी है हमें, तो लाल का डिवाइड करेंगे तो लाल टाइल्स का जो एक लाल टाइल का जो क्षेत्रफल है वो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, और एक्चुअल में लाल टाइल पूरे एरिया को कितने सेंटीमीटर स्क्वायर से कवर कर रही है, 60,000। टोटल संख्या फाइंड कर लेंगे तो 600 बटे 60,000 बटे 400, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 0 2 0 4 1 4 4 दूनी 8 125। इस तरीके से ऑप्शन में हम देख लेते हैं 300 ये लाल का पूछा था, और 400, तो ठीक है इसका आंसर हो जाएगा, ब्लू टाइल्स कितना कवर कर रही है 300 और लाल कितना कवर कर रही है 150। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं चाहे तो 1 2 3 4 60,000 बटे 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 4 4 5 20 यानी 150। नेक्स्ट, राहुल, रोहन और राम की आयु क्रमशः 10 6 13 है। ठीक है, ये है राहुल, ये है रोहन और ये है राम। इन तीनों की टोटल आयु है 10 20 29। ठीक है, उनकी आयु का योग राजीव की आयु है, यानी ये किसकी आयु है, राजीव की आयु है 29। अब सुमा जो है राजीव से 5 वर्ष बड़ी है, यानी 34 किसकी एज हो गई, ये होगी सुमा की एज। 3 वर्षों बाद सुमा की आयु कितनी होगी, तो 3 वर्षों बाद सुमा की आयु कितनी हो जाएगी, 37। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मलिज्म के अन्य नाम हमें बताने हैं। तो फॉर्मलिज्म के अन्य नाम क्या होते हैं, अमूर्त चित्रण होता है, डिडक्टिविज्म होता है, तर्क मूल गणितवाद होता है, या इंडक्शन होता है। देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ये प्ररूपवाद यानी फॉर्मलिज्म होता क्या है। एक्चुअली प्ररूपवाद का विकास 20वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था, 20वीं सदी में। और किसने किया था, इसके जो गणितज्ञ थे वो हिल्बर्ट थे, जो कि जर्मनी गणितज्ञ थे। इसका जो अन्य नाम है वो निगमनवाद भी कहा जाता है, निगमनात्मक भी कहा जाता है, तो निगमनवाद इसका अन्य नाम है। एक्चुअली सभी गणितीय समस्याओं का गणितीय नियमों से निगमन किया जाता है, जो कि गणितीय सूत्रों में हेरफेर कर सकते हैं। यह एक औपचारिक तत्व, इसमें औपचारिक तत्व सारे शामिल होते हैं, और इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि प्ररूपवाद का अन्य नाम ही डिडक्टिविज्म यानी निगमनवाद भी है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम निगमनवाद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है px = x² + ax + b का शून्य -2 और -3। तो a और b की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए शून्य के हमें निकालना आता है, इसमें अल्फ़ा + बीटा = -b/a होता है। तो यहाँ पर a है 1, b है a और c है b। तो इसका जो फॉर्मूला होता है -b/a। तो यहाँ पर b क्या है, a आ जाएगा, और a क्या है 1 आ जाएगा, और नेगेटिव साइन से आ जाएगा, है ना। और अल्फ़ा + बीटा यानी ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। तो वैल्यूज डाल देते हैं। तो अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू हो जाएगी -5 = -a। इट इम्प्लाइज दैट a की वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरह से अल्फ़ा × बीटा कर लेते हैं। तो अल्फ़ा × बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। तो c यहाँ पर है b और a की वैल्यू है 1, और अल्फ़ा × बीटा करेंगे हम तो आ जाएगा 6। तो b की वैल्यू आ जाएगी 6, तो a की वैल्यू 5 एंड b की वैल्यू 6। तो ये 5 और 6 आंसर। निम्न में से कौन सा क्रम विनिमय गुणधर्म की व्याख्या करता है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है 103 + 25 - 35 = 103 + 25 - 35।
अब ये कौन से गुणधर्म की व्याख्या कर रहा है, तो पहले हमें सारे गुणधर्म लगभग पता होने चाहिए जिससे हम कंपेयर करके पता कर सकें कि कौन सा आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम एक गुणधर्म जानते हैं, साहचर्य गुणधर्म, जिसमें क्या होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। ये साहचर्य गुणधर्म की व्याख्या है। तो क्या ये क्रमविनिमय गुणधर्म की व्याख्या कर रहा है, तो पहले हम देखते थे क्या ये साहचर्य की व्याख्या कर रहा है। तो बिल्कुल इसमें इन दोनों को ऐड कर दिया, देन ये इसका माइनस कर दिया, तो बिल्कुल a प्लस बी प्लस सी पहले इस फॉर्म में था और अब इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये साहचर्य गुणधर्म की व्याख्या कर रहा है। अब नेक्स्ट क्रम विनिमय गुणधर्म आ रहा है। क्रम विनिमय b प्लस सी को इसमें c प्लस बी लिखा जा सकता है, यानी इसमें जिस तरह से बताया गया है a प्लस बी बराबर b प्लस ए। तो बिल्कुल ये क्रम विनिमय गुणधर्म की व्याख्या कर रहा है। नेक्स्ट है 35 माइनस 22 और 22 माइनस 35 का, ये भी हो सकता है क्रम विनिमय? बिल्कुल नहीं, क्रम विनिमय मतलब उल्टा नहीं होता। क्रम विनिमय ये एक समतुल्यता की व्याख्या कर रहा है, इसमें किसी भी गुणधर्म का फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये कौन से गुणधर्म का फॉलो कर रहा है। एक होता है वितरणात्मक गुणधर्म यानी वितरण गुणधर्म। इसमें क्या होता है, इसमें a क्रॉस b प्लस सी इक्वल्स टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। इस गुणधर्म की एक्सप्लेनेशन ये होती है। तो बिल्कुल ये फॉलो कर रहा है। पहले इसने इसका मल्टीप्लिकेशन इससे कर दिया, देन a का मल्टीप्लिकेशन इसी से कर दिया, दोनों के बीच में एडिशन का फॉर्म है। तो बिल्कुल यही हो रहा है, a क्रॉस b और फिर a क्रॉस c और दोनों के बीच में एडिशन। तो ये बिल्कुल वितरण का गुणधर्म का फॉलो कर रहा है, ये साहचर्य गुणधर्म को फॉलो कर रहा है, ये किसी भी रूल को फॉलो नहीं कर रहा। और हमारा जो आंसर था वो क्रम विनिमय के लिए पूछा था, तो ये क्रम विनिमय गुणधर्म को ये फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा कथन संख्या के संबंध में सत्य है। तो प्रत्येक संख्या का एक घटक होता है या एक फैक्टर होता है, मतलब यही कहना चाहता है कि हर संख्या, चाहे वह पूर्ण हो, प्राकृत हो, पूर्णांक हो, कुछ भी हो, तो संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो एक्चुअल बात तो यह है कि पूर्ण संख्या का एक गुणनखंड नहीं होता। ठीक है, दो एकमात्र विषम अभाज्य संख्या है क्या? पहली बात तो दो विषम संख्या है ही नहीं, दो सम संख्या है। तो इससे पहले अभाज्य संख्या वाली फॉर्म है, तो अभाज्य संख्या को जान लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है। देखिए, अभाज्य संख्या वो है जो एक का गुणन हो और स्वयं का। जैसे ये इसमें एक का भाग जा रहा है और एक का, दो का भाग मतलब स्वयं संख्या का भाग जा रहा है और एक का। जैसे 3 देख लेते हैं, 3 इंटू 1 यानी 3 और 1 का जा रहा है। इसी तरह से, लेकिन क्या एक हो सकता है ये? तो नहीं, क्योंकि इसमें एक का तो जा रहा है पर स्वयं का, तो ये स्वयं का तो जा रहा है, परंतु एक भी इसका ही रिपीटेटिव डिजिट है, इसलिए एक को हम इंक्लूड नहीं करते। इसलिए अभाज्य संख्या में सबसे न्यूनतम, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी मानी जाती है? तो जो कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, न कि विषम अभाज्य संख्या। तो अब ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है। ये थर्ड अपना जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल राइट है, इसमें ये दे रखा है। एक अभाज्य संख्या है क्या? बिल्कुल नहीं, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि हमारी जो शर्त थी कि इसमें एक का और स्वयं का भाग जाना चाहिए, एक का और स्वयं का वो गुणनखंड होना चाहिए, परंतु ये एक का है पर वो स्वयं भी एक ही है, तो दोनों सेम है, तो ये हमारे रूल को फॉलो नहीं कर। नेक्स्ट है, एक मेंढक 12 मीटर गहरे कुएं में गिरता है। ठीक है, अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। प्रत्येक बार जब वो कूदता है तो वो 3 मीटर ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, लेकिन कुएं के फिसलन वाली दीवार के कारण 2 मीटर नीचे चला जाता है। अब इसको प्रैक्टिकली सोचें, तो जब वो 3 मीटर नीचे जा रहा है और जब भी 3 मीटर नीचे जा रहा है तो 2 मीटर 3 मीटर जब ऊपर जा रहा है तो फिसल कर 2 मीटर वापस नीचे पहुंच रहा है, यानी 3 तो उसने पॉजिटिव किया, 3 पॉजिटिव करने के बाद 2 नेगेटिव कर लिया, तो बार बार वो कितना चढ़ रहा है? एक्चुअल में वो 1 मीटर की ही दूरी 1 मीटर ही कूद पा रहा है। प्रैक्टिकली सोचें इसको। फिर कुएं से बाहर निकलने के लिए मेंढक को कितनी बार कूदना पड़ेगा? हम इस बारे में ऐसा सोच सकते हैं कि चूंकि 1 मीटर ही चढ़ रहा है तो 12 मीटर कुएं को पार करने के लिए उसे 12 मीटर चलना होगा। पर थोड़ा विचार करें कि जब वो 1 मीटर चल रहा है, 1 मीटर की डिस्टेंस तय करी, 2 मीटर की डिस्टेंस तय करी, जब वो 9 मीटर पर आ रहा है, अब वो कूदेगा तो वो 3 मीटर ऊपर जाएगा
तो वो कुएं से बाहर ही चला जाएगा, वो 12 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर चुका होगा, तो फिर वो नीचे फिसलेगा ही नहीं। इसलिए हमें 10 मीटर टोटल कुएं से बाहर निकलने के लिए मेंढक को 10 मीटर टोटल कूदना पड़ेगा, क्योंकि 9 मीटर तक तो वो कूद जाएगा। उसके बाद वो एक छलांग और लगाएगा, जो कि सबसे पहले जब छलांग लगाता है तो 3 मीटर ऊपर जाता है। 9 मीटर की छलांग के बाद जब वो 3 मीटर ऊपर जाएगा तो 12 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट कर चुका होगा, तो वो 2 मीटर नीचे आएगा ही नहीं। तो डेफिनेटली 10 मीटर की डिस्टेंस कंप्लीट करने पर वो कुएं से बाहर निकल जाएगा और हमारा जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज है L11 बना लेते हैं, जिसमें ये है L, ये है M और ये है N। अब M हमें गिवन है 70 डिग्री और LM और NM, LM और NM ये दोनों भुजाएं बराबर है, यानी इन दोनों के कोण भी बराबर होंगे, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमें पता होता है 70। अब दोनों कोणों का मान तो बराबर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। तो 2x = 110 और x = 55। तो कोण n का मान क्या हो जाएगा 55 और l का भी पूछे तो भी 55। तो राइट आंसर इज 55। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण y = 7/2x + 5 का हल नहीं है? इट मीन्स कौन से जो ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से, तो कौन से जो वेरिएबल्स हैं वो इसे सेटिस्फाई, x की वैल्यू को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। x और y की वैल्यू अगर हम इसे पुट करते हैं तो कौन से सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन से सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, इसे हमें पुट करके ट्राई करना पड़ेगा। तो पहले 4 देख लेते हैं। तो y की वैल्यू है 19, 7/2 × 4 + 5। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 14 5 19, तो ये 19 = 19, तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो हल है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है -16 = 7/2, यानी 7 × -3 + 5। तो 7 × 21 और 21 में से 5 माइनस करेंगे तो माइनस के 16 आ जाएगा, तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट है, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट है -37 = 7 × -6 + 5, -42 + 5, तो -37, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो रिमेनिंग 4th ही ऑप्शन बचा, क्योंकि इसमें 23 और 7 × -4 + 5 और -28 + 5, -28 + 5 कितना होता है? माइनस का 23, और हमारे आप ऑप्शन आना चाहिए था 23। तो 23 इज नॉट इक्वल टू -23, तो ये इसका एक हल नहीं है। देखते हैं, यदि x/a + y/b = 0 हो एंड x - vy = a² - b² है, तो x और y के लिए हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको सोल्व करके देख लेते हैं क्या इक्वेशन में पुट हो जाएगा। देखते हैं, तो ये बन जाएगा bx + ay = 0, इक्वेशन नंबर 1। अब इस सेकेंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं इसमें से। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी? -ay/b। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल चुकी है। s की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रख लेते हैं, यानी इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। तो a - ay/b - by a² - b²। ये क्या बन जाएगा? अगर हम इसमें से y कॉमन ले लेते हैं तो ये बन जाएगा -a² - b² = b a² - b²। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस उधर चला जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? a² - b² × b अपॉन में a² + b², और यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा बाहर। क्या इससे कोई मिल रहा है, कोई सिमिलर का ऑप्शन दिख रहा है? y की वैल्यू ऐसी कोई दिख रही है? तो y की वैल्यू पहली बात तो जिसमें बटे में a² + b², बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन में हमें दिख रहा है। परंतु ऊपर यहाँ पर हमें b² - a² दिख रहा है, हमें यहाँ पर हमारा जो आ रहा है a² - b², पर बाहर नेगेटिव साइन है। अगर इसको हम अंदर यूज़ करते हैं या पॉजिटिव कर देते हैं, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव, तो b² - a² फॉर्म हो चुका है। तो राइट आंसर विल बी सेकेंड। नेक्स्ट है, यदि x + 1/x = ट्रू है तो x - 1/x का मान फाइंड करना है। तो बहुत ईजी सा मेथड है। क्या हम x की वैल्यू 1 पुट करें तो क्या हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है? अगर यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो 1/1 = 2, यानी x की वैल्यू अगर 1 रख रहे हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये भी वाली सेटिस्फाई होगी। तो 1 - 1 = 0, आंसर। रेखिक रूप से व्यवस्थित 20 कोष्ठों वाली
एक मधुकोष्ठ संरचना बनाने वाले के आवश्यक रेखाखंडों की संख्या हमें फाइंड करनी है। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है जो हम इसमें यूज़ कर लेंगे कि अभिष्ट रेखाओं की संख्या बराबर 6 + 5x - 1। देखिए जो एक बेंजीन रिंग है उसमें 6 रिंग्स होती हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमें 6 लेते हैं। और नेक्स्ट में 5x - 1, x की वैल्यू हमें 20 गिवन है, रख लेते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 + 5x यानी तो 5x + 1, 20 × 5 100 यानी 101। x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 20 गिवन है, 20 कॉस्ट है। इस तरह से इसका आंसर क्या आ जाएगा, 101। P पैरेलल है Q के एंड एक तिरक रेखा L इसको काट रही है, तो कोण 1 = 61 डिग्री है। ठीक है, तो कोण 2 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। देखिए जब कोण 1 61 डिग्री है तो ये इसका मान 180 - 61 यानी 119 होगा। अब ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं तो कोण 2 का मान भी 119 डिग्री होगा। उसका आंसर 119 डिग्री होगा क्योंकि हमें कोण 2 पूछा था। एक समांतर चतुर्भुज है A B C एंड D। अब इसमें CDB ये हमें गिवन है 45 डिग्री और DAB = 65 डिग्री। देखिए हमें पूछा है CBD यानी ये वाला कोण हमें पूछा है। देखिए ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण हैं परस्पर बराबर होते हैं। तो कोण A इसमें कोण C के इक्वल हो जाएगा यानी ये भी 65 डिग्री हो जाएगा, यानी DAB = DCB, ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये भी 65 हो जाएगा। तो कोण इन दोनों कोणों का जो योग है यानी कोण D प्लस कोण C प्लस कोण B, इन तीनों का एडिशन करेंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो ये है 45 डिग्री, ये है 65 डिग्री और कोण B यानी CBD, कोण CBD की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये 60 40 100 और 110 और ये हो जाएगा 70। तो कोण CBD की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री, नो डाउट 70 डिग्री। नेक्स्ट एक संख्या A 1320 और 1781 को पूर्णतः विभाजित करती है। अब A इक्वल नहीं है 1 के दिया गया है तो संख्या A का गुणनखंड नहीं है। अब इसमें जब गुणनखंड हमें फाइंड करना है कि क्या उसका कौन सा घटक नहीं है, सबसे पहले तो इनका जो कॉमन है मसा वो क्या बन रहा है 11, यानी जो इनसे विभाजित नहीं है वो 11 से भी विभाजित नहीं होगा। तो ट्राई करके देख लेते हैं कि कौन सा इसका घटक नहीं है। तो स्वयं से तो होगा ही से 11 4 × 44, 11 × 11 = 44 और 11 × 99, तो 11 से ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है और 11 × 11 10, 11 × 99 और 11 × 11, तो इससे भी हो रहा है पर इससे डिविजिबल नहीं हो रहा है 11, तो इसको पूर्णतः विभाजित नहीं करता है, इसलिए इसका गुणनखंड नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एक त्रिभुज ABC में CAB ये 70 डिग्री है और AB और AC दोनों बराबर हैं, यानी ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो अगेन वैसा ही क्वेश्चन है, यानी ये भी 55 हो जाएगा और ये भी 55 हो जाएगा, तो 55। नेक्स्ट यदि 2x + 6/3 - 9x = -2/3 है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, यानी 6x + 18 = -6 + 18x, तो ये हो जाएगा 12x और ये हो जाएगा 24, तो x की वैल्यू हो जाएगी 2। 9 से विभाजित होने वाली संख्या का हमें चयन करना है। तो देखिए हमने विभाजिता के रूल पढ़ लिए हैं, तो हमें पता है कि 9 से विभाजित होने वाली संख्या वही होगी जो इन सबके एडिशन भी 9 से विभाजित होगा। तो क्या
इसका एडिशन करके देख लेते हैं। तो इसका एडिशन है 39। क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो नहीं, तो ये बहस होने वाली संख्या नहीं है। इन सब का एडिशन कर लेते हैं। तो ये आएगा 29। तो क्या 9 से डिविजिबल है? तो नहीं, 9 से डिविजिबल नहीं है। इन सब का एडिशन कर लेते हैं तो आएगा 37। क्या 9 से डिविजिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इस सब का एडिशन कर लेते हैं तो आएगा 36। ये 9 से डिविजिबल है क्या? बिल्कुल सही, ये 9 से डिविजिबल है। तो इन सब का एडिशन जब 9 से डिविजिबल होगा तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होगी। नेक्स्ट, यदि बहुपद m² + 4x² + 65x + 4m तथा एक शून्य अन्य का व्युत्क्रम है तो m का मान हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू होती है 65 अपॉन m² + 4 पर। यहाँ हमें कोई ज़रूरत लग नहीं रही। ये बोल रहा है एक शून्य अन्य का व्युत्क्रम है, यानी एक शून्य अन्य का व्युत्क्रम है, यानी एक शून्य अल्फ़ा है और एक शून्य 1/α है। तो ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा कर लेते हैं, यानी अल्फ़ा इंटू 1/α इक्वल्स टू 4m अपॉन m² + 4। ये इक्वेशन हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं, इससे हमारा आंसर आ सकता है 4m अपॉन m² + 4। क्या इक्वेशन बनी है? 4m इक्वल्स टू m² + 4। तो m² प्लस माइनस 4m + 4 ये बन गया m - 2 का होल स्क्वायर। इससे m की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो राइट आंसर इज ट्रू। x³ - x³ + 6x² - 2x - 5m का एक घटक x - 1 है तो m का मान फाइंड करना है। यदि इसका एक गुणनखंड x - 1 है, यानी x की वैल्यू 1 रखकर हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? 1 + 6 - 2 - 5m = 0। तो ये हो जाएगा 5 - 5m = 0। तो m की वैल्यू हो जाएगी 1। पूर्ण संख्या हमें ज्ञात करनी है। अब इतना लंबा मल्टीप्लिकेशन करना तो बहुत बड़ी खीर हो जाएगी हमारे लिए। 16, 8725, 625 हम कहाँ तक करेंगे? हम इसका एक इजी मेथड ढूंढते हैं। क्या हम 16 को 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं? इतना बड़ा डिजिट तो पहले ही छोड़ दीजिए, लास्ट पे जाते हैं। 625, क्या हम इसे 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं? इसको यहाँ से लिख लेते हैं। अब 25 × 4 × 25 × 4 × 25 चौक 100, 25 चौक 100, डायरेक्ट 10,000 हमारे पास आ गया और हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास ये डिजिट मिल जाएगा हमें। राइट आंसर है 872540। जेम्स एक हवाई जहाज के अंदर जो समुद्र तल से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर है, एक विशेष बिंदु पर यह एक पनडुब्बी के ठीक ऊपर आ जाता है जो हवाई जहाज के 1/6 ऊंचाई जितना समुद्र तल के नीचे है। जेम्स और पनडुब्बी के मध्य की ऊर्ध्वाधर दूरी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, अब जो जेम्स एक हवाई जहाज के अंदर है जो समुद्र तल से 7 मीटर ऊंचाई, यानी ये एक हवाई जहाज है और ये समुद्र तल है। ये इसे 7,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। विशेष बिंदु पर यह पनडुब्बी के ठीक ऊपर आ जाता है जो हवाई जहाज के 1/6 ऊंचाई जितना समुद्र तल के नीचे है, यानी 7,000/6 ये इसके अंदर गहरा है। ये पनडुब्बी है यहाँ पर और ये है जेम्स, यहाँ पर है जेम्स जो कि 7,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब जब हम इनका रेशो निकालेंगे 7,000/6 तो 66.66 7,000/6 निकालेंगे। अब देखिए ये पृथ्वी तल से नीचे है, ये हवाई जहाज के 1/6 ऊंचाई जितना समुद्र तल के नीचे है, तो ये नेगेटिव में आएगा और ये ऊपर है तो ये पॉजिटिव में आएगा। अब इनके बीच में जो हमें डिफरेंस फाइंड करना है तो 7,000 डिफरेंस और ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि समुद्र तल के नीचे है। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 81,08,166.66 मीटर। इसका आंसर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे। अनिल आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है। ये अनिल है और ये अखिल है और अनिल आयु में अखिल से 6 वर्ष बड़ा है, यानी A - अखिल = 6।
और अखिल आयु में विजय से 36 महीने यानी 3 वर्ष छोटा है। ये है विजय, ये से 3 वर्ष छोटा है और ये से 6 वर्ष बड़ा है। यदि विजय की आयु y के रूप में ली जाती है, यानी ये विजय की आयु y है और विजय से 3 वर्ष छोटा है, यानी y-3 इक्वल्स टू अखिल है, तो अनिल की आयु में फाइंड करनी है जो कि उससे 6 वर्ष बड़ा है, यानी +6। तो y-3 +6 कर देंगे तो हमें अनिल की आयु मिल जाएगी। इसका ऑप्शन कौन सा सेट हो रहा है, तो 6 + y-3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76x - 189y = -2। दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं कैसे कर सकते हैं। पहली बात तो दोनों इक्वेशन को हम घटा लेते हैं तो इक्वल वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, क्योंकि दोनों के डिजिट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो रहे हैं। तो 76 - 189 और दो इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और ये वाली इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकंड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो -265x + 265y = -265 आ जाती है। यानी इसको सोल्व करेंगे तो -x + y = -1, यानी x = y + 1। ये हमारी एक इक्वेशन आ गई। अब x की वैल्यू का किसी भी इक्वेशन में मान रख लेते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में मान रख लेते हैं, थर्ड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट इक्वेशन में x का मान रख लेंगे तो 76 y + 1 - 189 y = -37। इसको सोल्व करेंगे तो -113y = -113। तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो इस तरह से x और y की वैल्यू 1, 2 आ जाएगी। अब क्वेश्चन है महाभास्करी 18वीं शताब्दी में पूर्ण की गई एक खगोलीय रचना है जिसे किसके द्वारा लिखा गया है। देखिए, महाभारत को भास्कराचार्य ने लिखा है और महाभास्करीय को भास्कर की महान पुस्तक के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, महाभास्करी किसने लिखा है 18वीं शताब्दी में? भास्कराचार्य ने। इसमें जो ये पुस्तक है इसमें खगोल विज्ञान और गणित की अवधारणाओं को समझाने के लिए दशमलव संख्या प्रणाली का व्यवस्थित उपयोग भी शामिल है। इसमें दशमलव संख्या उपयोग भी शामिल है। नेक्स्ट है फिबोनाची संख्या के बारे में हम जानते हैं कि बढ़ते हुए पौधों से संबंधित संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। कहते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं जो होती है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं। वास्तविक संख्याओं में ओल नंबर्स आ जाते हैं, पर फिबोनाची संख्याएं जो होती हैं वो एक अनुक्रम में बढ़ती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21। ये श्रृंखला 0 से शुरू होती हैं। इस तरह एक तरह की पूर्णांक संख्याएं होती हैं। इसमें 0 भी इंक्लूड होता है, वो इधर भी चलती है उधर भी चलती है। एक तरह से ये एक अनुक्रम के रूप में बढ़ती रहती है और पौधे भी जो बढ़ते हुए पौधे होते हैं वो भी एक अनुक्रम के रूप में बढ़ते हैं। इसकी खोज लियोनार्डो फिबोनाची ने की थी 13वीं शताब्दी में। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फिबोनाची संख्याएं। एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, एल हमें गिवन है 12 और ब्रेथ हमें गिवन है 9। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें गिवन है, तो उसका फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL = 678 हमें गिवन है। तो घनाभ की ऊंचाई फाइंड करनी है। तो यहाँ LB 108 + 9H + 12H = 678 होती है 6, 2 6 2 18 और माइनस के 108 और 19 और 21 H। तो इसको डिविडेशन कर देंगे हम, तो H की वैल्यू से क्या आ जाएगा? H की वैल्यू आ जाएगी 11 सेंटीमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गणितीय प्रत्युरूपण के चरणों का अनुक्रम क्या होता है। पहला दे रखा है स्टेटमेंट, समस्या को समझना, गणितीय विवरण और सूत्रीकरण, गणितीय प्रश्न, समस्या का समाधान करना और समस्या की व्याख्या करना और मान्य करना। तो ये चरणों का अनुक्रम इसी तरीके से होता है। सबसे पहले तो हम समस्या को समझते हैं, उसके बाद सूत्रीकरण कर देते हैं, उसके बाद समस्या का समाधान कर देते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या और सत्यापन कर देते हैं। तो ये अनुक्रम बिल्कुल राइट है। तो 1 2 3 4